Okay, dear students, good morning. Just 2 and 3 days back, we have already talked to each other. हम लोगों के आपस में वार्तालाप एक कम्युनिकेशन हुआ था, क्योंकि आप जानते हो कि ऑनलाइन ही कम्युनिकेशन का जरिया है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मैं ऑनलाइन जुड़ा रहता हूं, तो मैंने उसमें आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन राइटिंग के कुछ टेक्निकल पहलुओं पर चर्चा की थी। क्योंकि हमने टेक्निकल पहलू पर चर्चा की थी तो विस्तार से उसके कंटेंट के बारे में बताना तो वहां संभव नहीं होता है, लेकिन फिर वही 2-3 दिनों के बाद ही एक बार फिर आपके सामने रूबरू होना पड़ा। द रीजन बीइंग कि एक इंपॉर्टेंट चीज होना आवश्यक है मेन एग्जामिनेशन से पहले, और वह है थोड़ी सी जो 2021 में जो लेटेस्ट बुक्स पब्लिश्ड हुई है उन पुस्तकों पर एक परिचर्चा। हालांकि हमने यहाँ पर टाइटल में समीक्षा शब्द दिया है, समीक्षा का मतलब रिव्यू हुआ, बट यहाँ हम रिव्यू नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे परिचर्चा। अब क्यों परिचर्चा करेंगे, रिव्यू क्यों नहीं करेंगे, उसकी वजह बताता हूं। देखिए, जैसे जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो यहाँ पर 3 अलग अलग संसार हैं। एक संसार आपके पुस्तकों की टेक्स्ट बुक की है, जो बेसिक स्टडी आप करते हो या फाउंडेशनल बुक्स आप पढ़ते हो, वह ज्ञान का सबसे सशक्त जरिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि फाउंडेशन नॉलेज आपको वहीं से मिलता है। दूसरा, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या स्टेट सर्विसेज दोनों में आप कॉमन कह लें, आपको आवश्यकता होती है एक विशिष्ट ज्ञान की जो आप करेंट से हासिल करते हो। तो जो इंपॉर्टेंट जर्नल्स और पेपर्स का आप अध्ययन करते हो वह आपके ज्ञान का जरिया होता है और वह आवश्यक है। आप भले ही यूनिवर्सिटी डेज में आपने उसको इग्नोर किया होगा, लेकिन सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जामिनेशन में आप कह लें, जब तक आप करेंट सिनेरियो से नहीं जुड़े रहोगे तब तक आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करने में कठिनाइयां होगी। एक तीसरा संसार है जो अनएक्सप्लोर्ड है। अनएक्सप्लोर्ड का मतलब यह है कि बच्चे तो उसमें हाथ डालने से रहे, और नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो एकेडमिक दुनिया होती है उसमें भी लोग उसमें हाथ डालने से परहेज करते हैं। वह है नवीन पुस्तकों की दुनिया। मैं मानकर चलता हूं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जितना कम समय होता है, स्टूडेंट्स के लिए यह लग्जरी बिल्कुल नहीं है, संभव नहीं है कि वह लेटेस्ट बुक के टच में रहे। हम किसी को रेकमेंड नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर हम टच में रहते हैं तो हम यह मानकर चलते हैं कि आपका जो ओवरऑल प्रिपरेशन होता है, आप टॉपिक विशेष को तैयार करते हो, उस पर अगर थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान का छौंका लग जाता है तो जाहिर है कि उसका आस्वाद कुछ और भी बढ़ जाता है, आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ जाती है। Here I have to give you the hint. Suppose you will sprinkle some, you can say, quality ideas on your answer, so that is going to improve the quality of your answer, and that will definitely invite, or you can say, the attention of the examiner and can fetch the very good marks. तो मेरा मानना है कि देखिए, इस दुनिया से हम आपको बेजार क्यों रखें। हम डिटेल्स में कुछ नहीं बताने जा रहे हैं, इसलिए हमने आपको बताया कि पुस्तक समीक्षा शब्द को हमने ड्रॉप कर दिया, उसकी जगह हमने परिचर्चा शब्द की बात की है। आप हमारे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने हिस्ट्री की ऑलरेडी तैयारी की है, जो 2021 के मेन एग्जाम में जाने वाले हैं, उनको मैं कुछ पुस्तकों के विषय में बता देता हूं। आप यथासंभव अगर आंसर में संभव हो सके तो बस आप ऑथर का नाम उद्धृत कर सकते हैं या किसी विशेष बात की ओर संकेत कर सकते हैं। यह आपको हिस्ट्री में भी काम आएगा और एसे पेपर में भी। वैसे मैं आपको बताऊं कि 2021 में हमने जितने पुस्तकों का संग्रह किया है या उस पर कर्सरी लुक दिया है, मैंने कर्सरी लुक की बात करूंगा क्योंकि डिटेल्स स्टडी बहुत कम पुस्तकों को करने का अवसर मिलता है, तो उसमें एक बहुत लंबी लिस्ट है जो हमारे लाइब्रेरी में है। हम सिर्फ यहाँ उन्हीं पुस्तकों की चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा मैंने टाइटल में दिया है कि 2021 में प्रकाशित इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। और इसीलिए पूरे डिस्कशन को हमने बुक रिव्यू शब्द को फिर मैं थोड़ा सा
इस शब्द को रिव्यू करके परिचर्चा करता हूं कि जो बुक रिव्यू शब्द है उसमें 2021 की जो पुस्तकें हैं उसको हमने दो पार्ट में बांट दिया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड में जनवरी फर्स्ट वीक में लूंगा। उस समय मैं इन पुस्तकों के अतिरिक्त जो बाकी पुस्तकें हैं जिसके टच में मैं रहा हूं, जो और भी हिस्ट्री से इतर पुस्तकें हैं, जैसे यू कैन काउंट हियर द बुक्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, द इंटरनेशनल इकोनॉमी, द नेशनल इकोनॉमी, यू कैन से द सोशल इश्यूज, द करेंट कल्चरल इश्यूज, तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज, तो बहुत सारे ऐसे बुक्स निकलते रहते हैं। तो मैं उसकी भी संक्षिप्त जानकारी आपको दूंगा कि कहीं अगर आप उसका रचनात्मक प्रयोग कर सकें, इफ यू कैन डू द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ द बुक्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट, हमें बड़ी खुशी होगी। फिलहाल चलिए हम आपको इतिहास में, केवल इतिहास की पुस्तकों के संसार में ले चलते हैं। 2021 में प्रकाशित हुआ है, उन सभी पुस्तकों पर मैं 5-5 मिनट में ब्रीफ कर देता हूं, जिसको आप उत्तर लेखन में जहां आवश्यक समझे, यू कैन मेक अ कंस्ट्रक्टिव यूज एंड यू कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर आंसर। तो दैट शुड हेल्प यू एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि कम से कम अगर पूरे पेपर में देखो तो अगर ठीक से यूज करें तो आपको वैसे भी 20 to 25 मार्क्स का इजाफा हो सकता है पूरे राइटिंग क्वालिटी के आधार पर। अब देखिए, ये बुक मैं लेता हूं टॉमस मैनुअल का है, ओपियम इंक। मैंने ये पुस्तक पढ़ी है और ये पुस्तक मुझे अच्छी भी लगी, क्योंकि मैं इस पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूं। इसमें जो ऑथर है टॉमस मैनुअल, या टॉमस मैनुअल का ओपियम इंक में हाउ अ ग्लोबल ड्रग ट्रेड फंडेड द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब ये सभी लोग जानते हैं कि कैसे चीन में ब्रिटिश एम्पायर, हाउ डिड ब्रिटिश एम्पायर कैरी द ओपियम ट्रेड इन चाइना। चाइना का ओपियम ट्रेड जग जाहिर है, चाइना का एक्सप्लॉयटेशन जग जाहिर है, और किस प्रकार से ओपियम ट्रेड फाइनली लेड टू द कोलोनाइजेशन ऑफ चाइना। जिसने भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा उसकी जानकारी प्राप्त की होगी। इसमें इन्होंने एक दो अहम बातें बताई हैं जो लिखने में, जैसे इसका टाइटल ही अपने आप में टेलिंग है कि हाउ अ ग्लोबल ड्रग ट्रेड फंडेड द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर का जो मेन फंडिंग हुई है वह ड्रग ट्रेड से हुई है। मतलब ब्रिटिश एम्पायर का जो पूरा का पूरा पिलर है वो ड्रग ट्रेड पर आधारित है। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश ने इंडिया को जब कॉलोनाइज किया, पर्टिकुलरली जब 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश पहुंचे, तो इंडिया और ब्रिटेन में काफी दूरी थी। अब इसमें ब्रिटिश को काफी एक्सपेंडिचर इंडिया में अपने एम्पायर को मेंटेन करने में हो रहा था, आर्मी रखनी पड़ रही थी, ब्यूरोक्रेसी रखनी पड़ रही थी, और इन सब का खर्च बहुत ज्यादा था। तो अब इंडिया में जो खासकर 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश को जो प्राप्त हो रहे थे और जितना बड़ा उसका एम्पायर बन चुका था, उसमें उसको अब लाभ कम होने लगा था, और उसे लग रहा था कि अभी इंडियन एम्पायर का उतना यूज नहीं है जितना हम समझ पा रहे हैं। ये इनका कहना है, जैसे टॉमस मैनुअल का। उधर चाइना में दे जस्ट एक्सपोर्टेड ओपियम टू चाइना। यह क्यों उनको करना पड़ा, तो उसकी वजह यह थी कि चीन से वह चाय लेते थे, तो चाय के बदले वो चाहते थे कोई ब्रिटिश या यूरोपियन प्रोडक्ट्स हम चाइना को दे, तो चाइना मना करते, क्योंकि चाइना को उन प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती। अब ब्रिटिश की मजबूरी यह होती कि ब्रिटिश को तो टी लेना है, टी का बहुत हेवी डिमांड था, तो उसको कैसे करें। तो उसमें उन्होंने एक दिमाग में ओपियम को जो इन्वेंट किया, ओपियम के प्रोडक्शन को इंडिया में, उससे उनका दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक तो इंडिया उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल हो गया इकोनॉमिकली, और दूसरा अब चाइना के टी को भी बहुत बेहतर ढंग से पेमेंट कर सकते थे। तो एक तीर से उन्होंने दो निशाने लगाए, एक तो इंडिया का भरपूर लाभ उठाया जाए, दूसरा चाइना के ट्रेड को फाइनेंस किया जाए। अब इसमें जो इन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई है कि अब कितना एक्सप्लॉइट किया उस समय ब्रिटिश ने ओपियम ट्रेड से इंडिया को या चाइना को, वो उस समय की बात है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इसे देखिए तो आज इस ओपियम ट्रेड की लेगेसी वर्ल्ड में क्या है, कैसे इसने आज वर्ल्ड के सोशियो कल्चरल फैब्रिक को इन्फ्लुएंस किया है, कैसे आज दुनिया में वर्ल्ड या जिसको नार्को टेररिज्म कहते हो उसकी जड़ किस प्रकार से ओपियम ट्रेड में है, बिहार की गरीबी और बॉम्बे की समृद्धि की जड़ किस प्रकार से ओपियम ट्रेड में है। और फिर जो एक चैप्टर इन्होंने जो लास्ट में दिया है, मुझे लगता है कि बच्चों को के लिए वो काफी वो चैप्टर यूजफुल इस रूप में है कि ओपियम, कॉटन, शुगर एंड स्लेवरी करके चैप्टर दिया है कि एक तरफ से ओपियम बेनिफिशियल कैसे कॉटन का यूज किया है, कैसे उन्होंने अपने शुगर आइलैंड्स में किस प्रकार से अपने शुगर इंडस्ट्री को डेवलप किया है, उसके लिए कैसे इंडियन लेबर को एक्सप्लॉइट किया है इंडेंचर्ड लेबर के रूप में, दैट इज कॉल्ड स्लेवरी।
ये जो आप देख रहे हो, यह बुक मेरे विचार से केवल कोई बच्चा, लिखने में आपको कुछ नहीं करना है, आप ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पर लिखते हुए एक शब्द का प्रयोग कर देना कि वह शब्द ही अपने आप में काफी मीनिंगफुल हो जाएगा कि हाउ अ ग्लोबल ड्रग ट्रेड, मतलब कैसे नार्को इंपेलिज्म शब्द का आप केवल प्रयोग कर देना कि ब्रिटिश ने सिर्फ यही नहीं, अगर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एक पहलू को देखें तो जैसा कि टॉमस मैनुअल, चूंकि बुक का और ऑथर का नाम तो आपको मिल ही चुका है कि टॉमस मैनुअल ने अपनी हाल में लिखी हुई पुस्तक में दिखाया है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक खतरनाक पहलू था नार्को ट्रेड। तो जो उसका चाहे नार्को इंपेलिज्म, तो नार्को इंपेलिज्म शब्द का प्रयोग करके बस उतना ही आप छोड़ दोगे एक पंक्ति में, परीक्षक को उसी से आपके आंसर की गुणवत्ता बढ़ जाएगी और एग्जामिनर तक यह हिंट मिल जाएगा कि ये बच्चे लेटेस्ट बुक से वाकिफ है। तो ये अपने आप में बहुत बेनिफिशियल भी हो जाता है। अब देखिए दूसरा बुक मैं लेता हूं। देखिए इससे पहले मैं 2-3 और बुक की चर्चा करता हूं। ये जो ऑथर है रुद्रांशु मुखर्जी, बड़े ही रिप्यूटेड ऑथर है। अभी आप देखोगे इन कुरुक्षेत्र, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ द वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, तो उसके वाइस चांसलर हैं और हिस्ट्री के बड़े ही मर्मज्ञ विद्वान हैं। इससे पहले हमने सुभाष और नेहरू करके इन्होंने बुक लिखी थी, वो अभी पढ़ी है। एक बुक मैंने और भी पढ़ी थी इंडियन नेशनलिज्म पर रुद्रांशु मुखर्जी की। इस वर्ष संयोग से रुद्रांशु मुखर्जी ने 2 बुक लिखी है। एक बुक लिखी है अ बेगम एंड अ रानी, 1857 के रिवोल्ट पर है। अब बेगम मतलब हजरत महल अवध की बेगम और रानी का मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो थोड़ा इनके अंदर का जो एक प्रो पीपुल्स अप्रोच या कह सकते हैं स्लाइटली प्योरली मार्क्सिस्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो प्रो पीपुल्स अप्रोच है वो कहीं ना कहीं उभर कर आया है। और इन्होंने एक डाइकोटोमी पाई है, एक डाइकोटोमी, एक विभाजन, ये दोनों महिलाओं के या दोनों जो महिला क्रांतिकारी उनके स्टेटस में इनको थोड़ा फर्क लगा है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो हाईली एक्लेम्ड है पूरे, अब कह सकते हो इंडिया के नेशनलिस्ट सर्कल में। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी उसके लिए गाया है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इवन रविन्द्रनाथ टैगोर हैज हर्ड अ लॉट ऑफ प्रीच ऑन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन जिन्नत महल अपेक्षाकृत अनएक्सप्लोर्ड पर्सनालिटी है, वह रिलेटिवली नेग्लेक्टेड पर्सनालिटी है, उसको उतना कवरेज नहीं मिला है स्कॉलर्स का या आप कह सकते हो या तो कॉन्टेम्पररी मीडिया का, उस समय के मीडिया का, या आज के जो इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल सर्कल है उसमें उसको वह पहचान नहीं बन पाई है। थोड़ा इन्होंने आश्चर्य प्रकट किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना कैरियर ही इंडिया में जो अपना उन्होंने लीडरशिप का कैरियर है उन्होंने शुरू किया था अवध से। अवध में किसान मूवमेंट से वो जुड़े थे, प्रतापगढ़ के मूवमेंट से, तो अवध क्षेत्र में सक्रिय रहे थे, तो उन्होंने भी जीनत महल को याद नहीं किया था। खैर उन्होंने जिस प्रकार से लक्ष्मीबाई और जीनत महल की तुलना की और वो अपने काम की नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में हमारा कुछ दायरा होता है, उस दायरे से बाहर ना वो क्वेश्चन पूछते हैं ना हम जा पाते हैं। लेकिन हाँ ये जो रानी, मैंने क्या कहा, जो नए बुक का 2 तरह से हम यूज करते हैं, फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं। एक यूज हमारा यह होता है कि जब कोई किसी टॉपिक विशेष पर कोई बुक, कोई इंपॉर्टेंट ऑथर की बुक आ जाती है तो हम अनुमान करते हैं कि हो सकता है कि इट मे बी स्लाइटली आई कैचिंग फॉर द क्वेश्चन सेटर एंड द क्वेश्चन सेटर may have influenced by the specific book और the specific author। तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में केयरफुल रहना है कि हो सकता है इस मुद्दे पर कोई टॉपिक आ जाए। तो ये मेरा इशारा इस तरफ जा रहा है कि रोल ऑफ वुमेन इन द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के महाविद्रोह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है इस बुक के पब्लिकेशन के बाद, या फिर 1857 के महाविद्रोह में पर्टिकुलरली जो रोल ऑफ वुमेन है, महिलाओं की भूमिका है, जो अब तक यूपीएससी में नहीं पूछा है, यूपीपीसीएस में एक बार वो पूछ चुके हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें थोड़ा पर्टिकुलर बच्चों को यह रहना है कि 1857 में रोल ऑफ वुमेन पर थोड़ा कॉन्शियस रह सकते हैं। वैसे देखिए हम सिर्फ अनुमान ही करते हैं और हम चाहते हैं कि एक भी हम कोई भी इस प्रकार के कोर्स को ना छोड़ें, कोई भी इस प्रकार के मेथड को ना छोड़ें जहां थोड़ा भी डाउट वहां पर कॉन्शियस रहें। तो इसलिए ये बुक उसके लिए, उन बच्चों के लिए इस मुद्दे पर उपयोगी हो सकती है। एक मैं ये कहना चाहता हूं कि वही रुद्रांशु मुखर्जी की 2 बुक आई है। एक बुक है टैगोर और गांधी पर। तो वैसे भी गांधी, नेहरू, टैगोर ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपीएससी के बहुत ही फेवरेट यू कैन से कैरेक्टर्स रहे हैं और यूपीएससी इन पर क्वेश्चन पूछता रहा है।
तो अगर नेहरू और टैगोर पर रुद्रांशु मुखर्जी अगर गांधी और टैगोर पर रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा है, तो मे बी दे इवन द क्वेश्चन सेटर मे बी स्लाइटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस बुक, एंड वो दोनों का कंपैरिजन पूछ दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रुद्रांशु मुखर्जी ने कहा है कि देखिए 1960 में, दोनों 1960s में ही थोड़ा आगे पीछे आए, मतलब इस जहान में मतलब पैदा हुए, और फिर दोनों में रविन्द्रनाथ टैगोर निश्चय ही सीनियर थे एज में, और गांधी, लेकिन दोनों कॉन्टेम्पररी लीडर के रूप में रहे हैं। ये दोनों ने एक दूसरे को काफी प्रेज किया है। गांधी उनको गुरुदेव बोलते थे, वो भी कहते थे द ग्रेटेस्ट मैन इन इंडिया, गांधी के लिए बहुत बड़ी उपाधि थी। दोनों एक दूसरे के टैलेंट को एक्नॉलेज करते थे, और कुछ बातों में समानता भी थी। अब जैसे गांधी का जो आप रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम देखते हो, विलेज कंस्ट्रक्शन वर्क, सो यू विल फाइंड हियर सम सिमिलरिटी विथ द यू कैन से प्रोग्राम ऑफ टैगोर, क्योंकि टैगोर इससे पहले स्वदेशी मूवमेंट में जुड़े हुए थे। स्वदेशी मूवमेंट में उन्होंने विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, जिसको आप ग्रामीण रचनात्मक कार्यक्रम कहते हो, वो टैगोर नेहरू गांधी से पहले ऑलरेडी कर चुके थे। तो दोनों का एक परसेप्शन यह था कि आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, आजादी का मतलब है कि हमें अपने पैरों पर खड़े होने की कैपेसिटी चाहिए। ऐसा गांधी भी मानते थे और टैगोर भी मानते थे। वो तभी संभव है जब हम अपने इंडियन जो कल्चर है, अपना जो इंडियन मेथड है, इंडियन वे ऑफ लाइफ है, उसको हम फिर एक बार रीस्ट्रेंथेन करें, रिवाइव करें। ये दोनों मानते थे। लेकिन अब उसमें फर्क कहां पड़ जाता था, तो टैगोर गांधी का कहना था कि अगर हम चरखे का प्रयोग करते रहे और चरखा को और डिसिप्लिन का पालन करते हुए, एक बार वो वर्डिक्ट पास करते थे कि सभी देशवासी चरखा को अपना ले। चरखा और स्पिनिंग मतलब जो चरखे की कताई है, वह हमें स्वराज्य प्रदान करेगा। तो यहाँ पर दो बातों पर टैगोर थोड़ा डिफर करते थे गांधी से। पहली बात उनका यह कहना था कि सिर्फ चरखा ही क्यों, सिर्फ चरखा नहीं, चरखा एक जरिया हो सकता है, लेकिन हमें अन्य तरह के एजुकेशनल और अन्य तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम अपनाने चाहिए। स्वराज्य कोई एक चीज एक बार में पाने वाली चीज नहीं है, और स्वराज्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने स्पिनिंग की और हमें स्वराज्य मिल गया। यह एक अपने आप में एक बड़ा ही जटिल कॉन्सेप्ट है। उसको पाने के लिए हमको बहुविध उपाय करना होगा। वी हैव टू टेक द सेवरल रिकोर्सेस, वी शुड नॉट सिंपली कन्फाइन योरसेल्फ टू दिस स्पिनिंग वर्क। तो एक तो गांधी का यह आपत्ति थी कि भाई ऐसा आप इसको आइडियलाइज ना करें कि चरखा है तो सब कुछ है। दूसरा उनका ये कहना था, टैगोर का ये कहना था कि देखिए, यह जो चरखे की कताई हो या अनुशासन, जिसे गांधी कहते हैं सेल्फ अनुशासन की बात, वो हमारे अंदर से निकलना चाहिए, ऊपर से ओढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब देयर शुड नॉट बी द फैक्ट कि ऊपर से कोई हमें अनुशासन इंपोज करे। जैसे गांधी एक बार देशवासियों को कहते थे कि चरखा उठा लीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं, ऊपर से जो डिसिप्लिन थोपने वाली चीज है वो कभी भी हमें स्वराज्य के रास्ते या कभी भी हमें स्वावलंबी नहीं बना सकती। उनका ये कहना था सेल्फ हेल्प खुद अंदर से निकलना चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस था दोनों में। एक डिफरेंस यह था कि गांधी बिल्कुल ही इंडियन वे ऑफ लाइफ पर बल देते थे, और वेस्टर्न, चाहे वो आइडियाज हो या वेस्टर्न कल्चर हो, उसको रिजेक्ट करते थे। टैगोर का कहना था नहीं, कि हमें अपने आंख कान और अपने दरवाजे को खुला रखना है, और जो भारतीय परंपरा और पश्चिम में भी जो कुछ अच्छी चीज है, इन दोनों से हमें लेना है। पश्चिम को भी हमें रिजेक्ट नहीं करना है, उससे भी कुछ अच्छी बातें हैं, उसमें जो कुछ प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स है, वी आर सपोज टू एसिमिलेट द प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड एज वेल। तो यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी था, लेकिन बहुत सारे पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज भी थी। तो इसको रुद्रांशु मुखर्जी ने हाईलाइट किया है, और ये अपने आप में बहुत अहम चीज है। यह पुस्तक, मैं आपको दो पुस्तक दिखाता हूं। ये जैसे टैगोर और गांधी की ये पुस्तक है, इसमें उन्होंने बड़ा विस्तार से चीजों को रखा है। और ये बेगम एंड अरानी है, इसमें इन दोनों के बारे में काफी बढ़िया चर्चा की गई है, और दोनों को कंपेयर किया गया है। जीनत महल के अचीवमेंट को भी दिखाया गया है, बट शी वाज नॉट फ्रॉम द एलिट फैमिली। वो एलिट फैमिली से नहीं थी उस प्रकार जिस प्रकार से लक्ष्मीबाई थी, तो उसको ज्यादा एक्सपोजर मिला, और जीनत महल को उतना एक्सपोजर नहीं मिल सका। इस पर उन्होंने ये चिंता जाहिर की है। अब हम दूसरे वाले पहलू पर आते हैं। दूसरा वाला आपका आता है, देखिए, एक सिल्क रूट। ये सिल्क रूट का जो टॉपिक आपका है, इंडिया एंड द सिल्क रोड्स,
यह जो आपका बुक है, इस बुक में जब भी सिल्क रोड की बात होती है तो हम लोग चले जाते हैं ईसा की अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरीज में, कि भाई ईसा की आरंभिक शताब्दियों में हम इंडिया एंड द सिल्क रोड उसी समय से रेशम मार्ग, क्योंकि आप जानते हो 3 एम्पायर मिलकर चला रहे थे, चाइना का हान एम्पायर, इंडिया का कुशाना एम्पायर और पश्चिम में भूमध्य सागरीय या यूरोप का रोमन एम्पायर। ये तीनों मिलकर इस मार्ग को चला रहे थे अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरी में। लेकिन यह हमारे विचार का यहाँ विषय नहीं है, यह विचार का विषय है, यह आते हैं मुख्य रूप से मिडल एज और लेट मिडल एज में आते हैं, जब मुगल्स थे, जब सफाविद से, जैसे मुगल साम्राज्य इंडिया में था, पश्चिम एशिया में सफाविद साम्राज्य था, मध्य एशिया में उज्बेक साम्राज्य था। तो इन साम्राज्यों का भी इस रूट पर कोई न कोई रूप में वर्चस्व था। और ये बताते हैं कि जब हम मुगल इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं तो हमारा ध्यान केवल ओशनिक ट्रेड पर होता है, यूरोपियन ट्रेड पर होता है, लेकिन यूरोपियन ट्रेड से इतर जो मध्य एशिया से जो इंडिया का संपर्क था, उस ट्रेड से कितना बेनिफिट हो रहा था इंडिया, उस पर हमारा विशेष ध्यान नहीं जाता है। लेकिन सेंट्रल एशियन ट्रेड से न केवल मुगल्स बल्कि मुगल्स के बाद जो भी सिख स्टेट आए, वो सेंट्रल एशियन जो लैंड रूट से उससे काफी प्रभावित हुए हैं और काफी उसे लाभ मिला है। अब वही सेंट्रल एशियन रूट आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। चाइना, जहां पर कभी वो रेशम भेजता था, वहां पर अब लेटेस्ट आप कह सकते हैं टैब, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का निर्यात करने का वह मार्ग ढूंढ रहा है सेंट्रल एशिया में। और सेंट्रल एशिया अब न्यू, जिसको सिल्क रूट कहते हो, न्यू सिल्क रूट आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट्स के एक्सचेंज का माध्यम है। लेकिन एंशिएंट टाइम, मेडिवल टाइम में भी इसका इंपॉर्टेंस था। अब जहां तक भारत का सवाल है तो आप समझते हो कि भारत तो प्राचीन काल में भी सेंट्रल एशिया से जुड़ा रहा लैंड रूट से, या सिल्क तथा कथित सिल्क रोड से, और मध्य काल में भी जुड़ा रहा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसमें हमारा जो रिलेशन है वहां से ब्रेक किया हुआ है। भारत का पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान के कारण हम नॉर्थ वेस्ट से कट गए। उधर सेंट्रल एशियन जो कुछ एक इस तरह के रिपब्लिक्स हैं, जिसको आप कहोगे उज्बेकिस्तान से लेकर किर्गिस्तान तक, तो वहां पर हमारा वैसी कनेक्टिविटी हमारी सेंट्रल एशिया से बन नहीं पाई है। लेकिन पूरे इतिहास में सेंट्रल एशिया और सिल्क रोड से हमारी जो कनेक्टिविटी थी तो वह है। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को डायरेक्ट इस बुक का कोई यूज हो पाएगा। हाँ, जो बातें मैंने कही है उससे अगर मुगल ट्रेड में या कहीं भी आपको कुछ गुंजाइश लगे तो आप उसमें थोड़ा सा अपने ज्ञान का छौंका उत्तर में लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा इसमें मुझे कोई ऐसी गुंजाइश नहीं लग रही कि डायरेक्ट इसका कोई यूज हो सके। अब एक पुस्तक है अ न्यू कोल्ड वॉर, इसको देखते हैं। यह पुस्तक भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जस्ट 1 मिनट। यह पुस्तक वैसे संजय बरू हमारे बड़ा ही फेवरेट ऑथर रहे हैं। हम संजय बरू के हर पुस्तक को पढ़ना पसंद करते हैं। इस वर्ष एक और पुस्तक इनकी मैं पढ़ी हूं, जो मैं बुक रिव्यू पार्ट 2 में लाऊंगा तो आपको बताऊंगा। देखिए, अ न्यू कोल्ड वॉर, ये चाइना के बारे में हम इसलिए जानना चाहते हैं कि चाइना वैसे भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है और इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा पिछले साल मॉडर्न हिस्ट्री में उससे एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था चाइनीज वॉर से, क्योंकि चाइना आज इतना हाईलाइटेड है भारत के नेशनल पर्सपेक्टिव से भी और इंटरनेशनल ग्लोबल पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव से। इसमें आप देखिए हेनरी किसिंगर एंड राइज ऑफ चाइना, इस बुक में संजय बरू ने मुद्दा उठाया है। यह वह वर्ष है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 1921, क्योंकि 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी सीपीसी की, और यह है 2021। तो वैसे भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको चाइनीज कम्युनिस्ट मूवमेंट पर या चाइनीज रिपब्लिक पर कोई क्वेश्चन हो, तो आश्चर्य की बात नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री में इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। हो सकता है नहीं भी हो। कई बार जैसे 2017 में मुझे उम्मीद थी कि जीएस में एक क्वेश्चन पूछेंगे वो रशियन रेवोल्यूशन पर, लेकिन ऑप्शन में पूछा, जीएस में नहीं पूछा। पूछने के लिए दोनों में किसी से पूछ सकते हैं। दूसरा, इन्होंने एक खास चीज जो संजय बरू ने हाईलाइट किया है, यह सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का सेंटेनरी ईयर ही नहीं है, यह जो अमेरिका और चाइना के बीच जो डीप रिलेशनशिप बना था उसका 50 इयर्स पूरा हो रहा है। चाइना और अमेरिका के बीच एक सीक्रेट अलायंस हुआ था 1971 में। इस अलायंस के जो एक्चुअल प्रॉफिट थे, जो एक्चुअल जन्मदाता थे, वो थे हेनरी किसिंगर, जो प्रसिद्ध अमेरिकन डिप्लोमेट हैं। उनका मैंने कई बुक पढ़ी है, एक वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ी है, उससे पहले 2011 में ऑन चाइना करके भी बुक लिखी है, वो हमने पढ़ी है।
वो मानते हैं कि अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म की तरह चाइनीज एक्सेप्शनलिज्म की बात करते हैं कि अमेरिका की तरह चाइना भी एक विशेष कंट्री है और दोनों के मित्रता का वो सूत्रधार बने थे। तो ऐसा इसलिए हुआ था, जो ओल्ड कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और चाइना में, उसमें सोवियत रशिया और चाइना के बीच एक रिफ्ट पैदा हो गया था, एक दरार पैदा हो गई थी। तो हेनरी किसिंगर ने चाइना को अमेरिकन कैंप में लाया। हालांकि उसमें निक्सन को अमेरिकन पीपुल को जवाब देने में बड़ी समस्या थी, इसलिए ये सारे काम चुपके चुपके हो रहे थे, क्योंकि अमेरिका ने अब तक यह प्रचार कर रखा था। संजय बरू की इस बुक से सूचना मिलती है कि भाई हम कम्युनिज्म के अगेंस्ट में इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि कम्युनिज्म मानव स्वतंत्रता का शत्रु है। इट इज जस्ट अगेंस्ट द ह्यूमन फ्रीडम। तो अगर रशियन कम्युनिज्म डेंजरस है तो चाइनीज कम्युनिज्म तो सुखद नहीं हो सकता। तो अमेरिकन पब्लिक को कन्विंस नहीं कर सकते थे, तो सीक्रेटली अपना इक्वेशन बना रहे थे रशिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए। इसी क्रम में उन्होंने इकोनॉमिकली चाइना को मजबूत कर दिया अमेरिका ने उस समय, और स्ट्रेटेजिकली भी उसने चाइना को मजबूत किया। उम्मीद यह थी अमेरिका को कि हम जो एक लिबरल इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल ऑर्डर हम डेवलप करने जा रहे हैं, चाइना उसमें हमारा साथ देगा और हमारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन चाइना ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और फिर चाइना ने अमेरिका के प्रतिद्वंदी में ही आज स्थापित हो गया। और जो न्यू कोल्ड वॉर आज जो शुरू हुआ है, उसकी जड़ ओल्ड कोल्ड वॉर में है और उसका जन्मदाता अमेरिका स्वयं है, जिसने चाइना को पैदा किया। देख लीजिएगा, अगर कहीं आपको गुंजाइश मिल जाए तो आप कर सकते हो। विशेषकर इससे मैं आपको यह संकेत देना चाहूंगा कि 1921 सेंटेनरी वर्ष पूरा हो रहा है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, तो उस पर क्वेश्चन आप वर्ल्ड हिस्ट्री में उम्मीद कर सकते हैं। बाकी तो 1971 पर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हाँ ठीक है, अगर इसका जो संजय बरू की इस पुस्तक का कहीं भी आपका यूज हो जाए ऐसे पेपर में या कहीं भी, तो मुझे खुशी होगी। ये देखो, ये जो बुक डिबेटिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इस बुक की मैं जितनी भी तारीफ करूं, जस्ट 1 मिनट, डिबेटिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। इसका कोई ऐसा वेल नोन ऑथर नहीं है। सौरभ कुमार राय है जो सीनियर रिसर्च असिस्टेंट है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में, न्यू दिल्ली। ही इज द रिसिपेंट ऑफ प्रेस्टिजियस दीपचंद मेमोरियल प्राइज फॉर, ये मुझे लगता है कोई यंग ऑथर हैं और ड्यू से जुड़े रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो बुक लिखी है, कम से कम स्टूडेंट्स के हक में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। डिबेटिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसमें टोटल मैं देख रहा हूं कि इसमें टोटल उन्होंने 8 चैप्टर्स दिए हैं। ये बुक तो टेक्स्ट बुक है कि कोई बच्चा अगर मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी इंग्लिश मीडियम से कर रहा है, बल्कि मैं सौरभ जी को उनका मेल आईडी पर मैं एक मेल भेजने वाला हूं कि अगर इसका हिंदी अनुवाद करके हिंदी के बच्चों को अवेलेबल करवा सके तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि इसमें लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ हिस्टोग्राफी, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको 2 चीजों का नॉलेज आवश्यक हो गया है। एक है हिस्टोग्राफी, मतलब इतिहास लेखन का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा आपको सोर्सेस ऑफ स्टडी का ज्ञान होना चाहिए। इन्होंने हिस्टोग्राफी को इतना बढ़िया से ब्रीफ किया है इसमें, हर चैप्टर में। जैसे पहला ही चैप्टर द कलरफुल सेंचुरी 18th सेंचुरी इन इंडिया, दूसरा है द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857, और सबसे बड़ी बात है कि ग्रेट अपराइजिंग में इन्होंने 2-3 जो लेटेस्ट ट्रेंड है 1857 के, हमने तो अलग अलग बुक्स में पढ़ी थी, लेकिन मुझे इस बुक में एक बहुत खासियत बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लगी कि बहुत कम में एक पैराग्राफ में इन्होंने लेटेस्ट हिस्टोग्राफी का टच दे दिया है। ये अपने आप में बहुत ही इलस्ट्रियस है और प्रेजवर्दी है। जैसे इन्होंने बी रामचंद्रा रेड्डी, विस्मयपति रॉय, राजशेखर बसु, इन सब की रिसर्च के बारे में दिया है कि कैसे 1857 का रिवोल्ट का आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, मद्रास में ट्रेस मिल रहा है। सबसे बढ़कर इन्होंने लाता सिंह और चारू गुप्ता, ये जो 2 महिला रिसर्चर हैं, उनको कोट करते हुए बताया है कि द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 में महिलाओं का क्या सकारात्मक योगदान रहा है। इस पर उन्होंने कुछ महिला क्रांतिकारियों का नाम दिया है, जो महिला विद्रोहियों का जो 1857 का महाविद्रोह में भूमिका निभाई है। उसमें उन्होंने कहा कि तवायफ के जो कोठे थे वो भी क्रांतिकारियों के मिलन स्थल थे। उसमें इन्होंने कानपुर का एक हवाला दिया है, और मीटिंग पॉइंट्स 1857 अपराइजिंग, उसमें अजीजुन बाई ऑफ कानपुर, उस कोठे पर जो विद्रोही लोग हैं कहाँ मीटिंग करते, क्योंकि उनको तो ब्रिटिश की आंखों से छिपना था, तो कोठा वो बहुत ही माकूल जगह होती थी जहां पर वो मीटिंग कर सकते थे, तवायफ के कोठे। तो उसमें उन्होंने दिया है कि इसमें अब
कानपुर में अजीजुन बाई ऑफ कानपुर इमर्ज्ड एन इंपॉर्टेंट फिगर इन दिस रिगार्ड इन दिस फेमिनिस्ट राइटिंग ऑफ 1857 अपराइजिंग्स। चारू गुप्ता एक बहुत सारी महिलाओं के बारे में कहती है, उसमें दलित विमेन के बारे में झलकारी बाई, बाई कोड़ी, उदा देवी, आशा देवी, अवंती बाई लोधी और महावीर बाई, इन महिलाओं के नाम दिए हैं। इन महिलाओं ने 1857 के रिवोल्ट में बहुत ही बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है। तो ये पुस्तक वास्तव में बहुत अच्छी है। कोई बच्चे अगर आगे भी टेक्स्ट बुक के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहे, लेकिन अभी इंग्लिश में ही है, जो इंग्लिश बुक से हिंदी का काम भी जो बच्चे कर लेते हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी बाइलिंगुअल, वो भले ही हिंदी में लिखते हैं परंतु इंग्लिश में भी बुक्स को अगर एसिमुलेट कर लेते हैं तो उनको मैं रिकमेंड करता हूं कि डिबेटिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सौरभ कुमार राय, इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। ये उनके लिए काफी उपयोगी होगी और लेटेस्ट हिस्टोग्राफी का ट्रेंड मिल जाएगा। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो कंपल्सरीली इसे ले लें। तो ये वो अब आपका, मैं देखिए ये पुस्तक द नटमेग्स कर्स, द नटमेग्स का होता है कि आप एक मसाले, खास मसाला होता है, उस मसाले में जस्ट मैं आपको बुक दिखाता हूं। ये जो द नटमेग्स कर्स है, एक खास मसाला है, उसको हिंदी में बोलते हैं जायफल, आपने नाम सुना होगा, तो नटमेग्स का वही मतलब हुआ। तो द नटमेग्स कर्स में ये बहुत ही फेमस ऑथर की बुक है कि कल को अगर इनको नोबेल प्राइज भी लिटरेचर का मिल जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है, डिजर्व करते हैं। इनका नाम है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष का द सीज ऑफ पॉपीज आपने पढ़ा होगा पीछे भी, तो इनकी वो ट्रायलॉजी रही है, उसमें 3 अलग अलग वॉल्यूम में रही और काफी वॉल्यूमियस बुक रही है। उसमें मैं एक ही पढ़ पाया, बाकी 2 इतने वॉल्यूमियस थे और टाइम नहीं मिला। हाँ, लेकिन मैंने उसकी समीक्षा पढ़ी है। तो ये जो पुस्तक है उसमें आप अगर इसको मैंने पढ़ा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें इन्हें यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के कुछ नए डायमेंशंस के बारे में दिए हैं। जो नए डायमेंशंस के बारे में इन्होंने दिए हैं वो वास्तव में बहुत ही पेजवर्दी है, क्योंकि इन्होंने इसमें 1-2 शब्द का प्रयोग किया है और बताया है कि इन्वायरमेंट के इस जो डिवास्टेशन हुआ है, जो आज जो आप पर्यावरण संकट देखते हैं, तो ये पर्यावरण संकट में एक बहुत बड़ी भूमिका यूरोपियन इंपीरियलिज्म की है। यूरोपियन साम्राज्यवाद है, उसने सिर्फ रिसोर्सेस को ही नहीं लूटा। अब देखो द नटमेग्स कर्स में उन्होंने किसके बारे में दिया है? इन्होंने दिया है कि जावा जो इंडोनेशिया आप देख रहे हो, वही जावा उसका एक पार्ट है। उसके ईस्ट में एक बंदा आइलैंड था, तो बंदा आइलैंड में जायफल का प्रोडक्शन होता था। डच लोग वहां चले गए और बंदा आइलैंड के जो कम्युनिटीज थे, वहां के जो लोग थे, उनको ऐसा लूटा कि उस आइलैंड को ही लगभग स्वाहा कर दिया। और फिर उसके बाद वो दुनिया में जो यूरोपियन इंपीरियलिज्म है उसका नेकेड रूप वो दुनिया में दिखाते हैं कि दुनिया में उसका नेकेड रूप कैसे आया। हाउ वाज इट, मतलब इट वाज गोइंग टू बी नेकेड इन द, यू कैन से इन ग्लोबल स्केल, एंड हाउ डिड दिस इंपीरियलिस्ट पावर प्ले इट्स रोल इन डिवास्टेटिंग दिस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो उस पर पूरा उन्होंने इस पर ये दिया है। उसमें 2-3 शब्द का प्रयोग किया। एक बड़ा ही रिमार्केबल बात इन्होंने कही है, एक लिटिल आइस एज का कॉन्सेप्ट है। लिटिल आइस एज का कॉन्सेप्ट यह है कि 16th सेंचुरी, लेट 16th सेंचुरी मतलब 16वीं सदी के बाद के चरण में और 17वीं सदी के मिड टाइम तक, यानी मिड 17वीं सदी तक क्या हुआ था कि दुनिया में टेम्परेचर कम हो गया था, तो उस पीरियड को लिटिल आइस एज का नाम दिया जाता है। तो इस पर इनका कहना है कि भाई ये लिटिल आइस एज का कारण क्या था। तो इस पर पहले इसका कारण क्लाइमेटिक फैक्टर दिया जा रहा था या ज्योग्राफिकल फैक्टर दिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि इसमें कुछ नेचुरल फैक्टर्स ने इसमें काम किया, जिसमें सिस्मिक एक्टिविटीज का भी काम हो सकता है या कुछ इस तरह के फैक्टर्स काम कर रहे थे। अब कहते हैं कि नहीं, जो न्यू रिसर्च है यह बताता है कि जब यूरोपियंस जो कोलोनाइजर्स थे, दे मूव टू अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका। Particularly in Latin America, you will find कि 95% people were just eliminated. 95% people perished away. यूरोपियन लोगों ने वहां पर जो एक बीमारी फैलाई थी, पॉक्स की, चेचक की जो महामारी थी, उस महामारी में उस समय 95% लैटिन अमेरिका का पॉपुलेशन समाप्त हो गया। और फिर नॉर्दर्न अमेरिका का भी कुछ वही हाल हुआ। तो ये 2 कॉन्टिनेंट में आप देखोगे कि जो लैटिन अमेरिका में इतनी तेजी से जो जनसंख्या में गिरावट आई, तो उसने भी क्लाइमेट
चेंज को प्रोत्साहन दिया। ऑस्ट्रेलिया में जो क्लाइमेट चेंज का डिवास्टेशन हुआ है उसके लिए बहुत हद तक यूरोपियन इंपीरियलिज्म उत्तरदायी है। ये नाम भी देते हैं उसका, जो एक जो विशेष रूप से 1980s के दशक में जो इन्वायरमेंट पर काम किया है वह हिस्टोरियंस का भी नाम देते हैं, जिसका अल्फ्रेड क्रॉसबी जिनका नाम है। और एक बड़ा अच्छा टर्म यूज करते हैं टेराफॉर्मिंग। टेराफॉर्मिंग का मतलब है कि कैसे यूरोपियन पावर्स किसी और देश में गए तो वहाँ के शेप को, वहाँ के लैंड के शेप को बदल दिया। और जब आप लैंड के शेप को बदल देते हो तो लैंड के शेप के बदलने का मतलब होता है कि वहाँ के जो निवास करने वाले लोग हैं उनके लाइफ पैटर्न को भी आप बदल रहे हो, वहाँ के इकोलॉजी इन्वायरमेंट को भी आप बदल रहे हो। तो इस प्रकार से इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। तो इंपीरियलिज्म का इन्होंने एक नया डायमेंशन खोला है और उन्होंने कहा है कि इंपीरियलिज्म एक बहुत बड़ा पाप से बच नहीं सकता यूरोपीय साम्राज्यवाद। वह है कि पर्यावरण को सबसे पहले उसने क्षतिग्रस्त किया है, पारिस्थितिकीय तंत्र का विनाश उसने किया है, यह कबूल उसे करना पड़ेगा। और मैं एक बात बताऊं कि इस बार मुझे लगता है कि कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म पर आपका क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा लिटरेचर में जो लिटरेचर का जो इस बार नोबेल प्राइज मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, वह भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यूरोपियन कॉलोनियलिज्म और यूरोपियन इंपीरियलिज्म ने कितना नेकेड डांस किया है, किस तरह से नग्न नृत्य किया है, उस पर उन्होंने अपने पूरे जीवन में लिखा है कि किस तरह से इंपीरियलिज्म का इम्पैक्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर पड़ा है। तो मुझे लगता है कि आपको साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद से एक क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि वो हाईलाइटेड है। और जब आप साम्राज्यवाद पर लिख रहे होगे तो दो बातों को आप अवश्य लिखना, एक पैंडेमिक और दूसरा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, और दोनों को आप इंपीरियलिज्म से एक भी पंक्ति में लिखकर जरूर दिखाना, उससे आपके आंसर की क्वालिटी निश्चय ही बढ़ जाएगी। ओके, तो ये आप आ गए। और इसके बाद देखो एरिक हॉब्सबॉम इज ए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन और ये ब्रिटिश हिस्टोरियन रहे, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, बहुत लंबे समय तक जिंदगी जी, 95 ईयर्स तक। इनका मैं लास्ट बुक तक फॉलो किया था। 2011 में इनका बुक आया था, 2011 में अंतिम बुक मैंने वही पढ़ी थी। वो बुक था हाउ टू चेंज द वर्ल्ड, मार्क्स के ऊपर था। जब मैंने इस बार उनकी बुक जब बुक शेल्फ में लगी देखी, पहले संजोग से ड्रामेटिकली मैं, क्योंकि बुक से मुझे कुछ खास लगा होता है, तो मैं गुजर रहा था तो कोई बुक शॉप था जो बंद था, बहुत फेमस शॉप वो है जहाँ पर मैं जाता रहता हूँ। लेकिन उसकी जो बुक शॉप बंद होने के बावजूद भी जो उसके शीशे के कवर थे उसमें कुछ बुक झांक रही थी, जिसमें एक बुक यह झांक रही थी। अब मैंने एरिक हॉब्सबॉम ऑन नेशनलिज्म देखा तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि वो तो ऑथर मर चुके हैं, अब ये बुक कैसे उन्होंने लिख दिया। बाद में देखा कि नहीं, ये एरिक हॉब्सबॉम की रचना नहीं है, एरिक हॉब्सबॉम के नाम पर एक दूसरे ऑथर ने इसको लिखा है। हाँ, ऑन नेशनलिज्म है, ये डोनाल्ड सेसून का है, विथ एन इंट्रोडक्शन, एडिटेड डोनाल्ड सेसून ने इसको एडिट किया है। लेकिन चूंकि पूरे जीवन भर नेशनलिज्म पर लिखते रहे एरिक हॉब्सबॉम और देखा है कि यूरोपियन नेशनलिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ, इन्होंने कहा ट्विन रेवोल्यूशन के कारण। जैसे आप अगर एरिक हॉब्सबॉम की एक बुक पढ़ेंगे तो उन्होंने अलग अलग अपना सीरीज निकाली है, जैसे द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, द एज ऑफ इंपीरियलिज्म, द एज ऑफ यू कैन से इंपीरियलिज्म। तो इस तरह से उन्होंने बुक निकाली हुई। तो एज ऑफ रेवोल्यूशंस में उन्होंने ट्विन रेवोल्यूशन की बात कही। उन्होंने कहा है कि दो क्रांतियां विश्व में ऐसी आई जिसने राष्ट्रवाद को बहुत प्रोत्साहन दिया। दो क्रांतियां यूरोप में, नॉट विश्व में, ऐसी आई जिसने राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया। उसमें उन्होंने एक क्रांति फ्रांस की क्रांति कही और दूसरी क्रांति उन्होंने औद्योगिक क्रांति कही, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन दोनों क्रांतियों ने राष्ट्रवाद को अपने ढंग से पैदा किया। लेकिन फिर वो बताते हैं कि कैसे राष्ट्रवाद का जो कल्चरल रिफ्लेक्शन है वह जर्मनी में आया। जब नेपोलियन ने जर्मनी पर को ऑक्युपाई किया तो फिर किस प्रकार से जर्मनी ने रिएक्ट किया। और बहुत सारे जर्मन थिंकर्स थे, जिन जर्मन थिंकर्स में आप हर्डर, फिक्टे, हीगेल, इस तरह के जो जर्मन थिंकर्स का नाम सुना है, उन्होंने पहले नेशनलिज्म के कल्चरल एस्पेक्ट को प्रमोट किया। फिर कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हुए जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को अंजाम देने के लिए पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के लिए काम किया। जैसे इटली में मेजनी था, उसी तरह से हंगरी में एक था, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इस तरह के व्यक्तित्वों का उद्भव हुआ। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को अच्छा नहीं माना है। उन्होंने कहा कि नेशनलिज्म चलिए, जब तक नेशनलिज्म लिबरेट किया, लोगों को मुक्ति दी, या जिस समय लोग अपनी आज़ादी के लिए
आजादी के लिए राष्ट्र की मांग कर रहे थे, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब लोगों को गुलाम बनाने के लिए लोग राष्ट्रवाद पर बल देने लगे तो राष्ट्रवाद का बड़ा ही खतरनाक रूप है। राष्ट्रवाद अगर अपने बचाव करने के लिए है तब तो ठीक है, लेकिन लोगों का दमन करने के लिए है तो बहुत गलत है। और मैं आपको बता दूं कि नेशनलिज्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है, उन्होंने जो ये ऑथर ने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जैसे कोई अगर हीरोइन टेकर्स है, जो मतलब जो हेरोइन जो आप कहते हो कि जो ड्रग्स टेकर्स है, ड्रग एडिक्ट है, तो ड्रग एडिक्ट के लिए जैसे पॉपी प्रोड्यूसर्स का मतलब है कि जो आप उसको मैं ऐसे बताऊं कि जो नशीले पदार्थों के उत्पादक किसी नशीले पदार्थों के सेवन करने वालों के लिए जितने घातक हैं, माने हाउ मच डेंजरस इज पॉपी प्रोड्यूसर्स टू ड्रग टेकर्स और ड्रग यूजर्स, यू कैन से so much dangerous is, you can say, nationalism to history writing। मतलब इनका कहना है कि जैसे कोई अगर किसी को ड्रग खाने की आदत है, वो ड्रग के बिना ड्रग उसको अच्छा लगता है, उससे वो अट्रैक्ट होता है, और आप ड्रग का प्रोडक्शन करके उसको और खिलाते हो तो उसको आप मौत के कगार पर ले जाते हो। तो कोई पहले से ही अति राष्ट्रवाद का शिकार है, और फिर हमारा राष्ट्र महान और इस तरह की इतिहास लेकर अतीत का अन्वेषण करके आप उसको और राष्ट्रीय महानता की भावना और उग्र राष्ट्रवाद को इतिहास के माध्यम से प्रोत्साहन देते हो, तो आप समझो उस समुदाय का क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में डिवास्टेशन हो जाएगा। आज के वर्ल्ड का सबसे बड़ा थीम है ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म। ये तथाकथित जो ग्लोबलाइजेशन का नाटक खेला जा रहा था वो चल तो पाया नहीं, क्योंकि इसमें इतने सबके इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट टकरा रहे थे। और आज कैसे फिर नेशनलिज्म रिसरफेस किया है दुनिया में, और इसका जो रिसरफेस हुआ है वो दुनिया में कैसे क्लैश ऑफ नेशंस के सिचुएशंस को ला दिया है, और दुनिया एक नए संघर्ष के कगार पर खड़ा हो गया है, जिस संघर्ष के डायमेंशंस आज बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर एक बार एरिक फॉस्ट्रॉम के नेशनलिज्म को याद करने की जरूरत हुई है। तो आपको यूरोपियन नेशनलिज्म पर भी कोई क्वेश्चन हो तो आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत रिपीटेड ऑथर है, उसको फिर याद किया गया है और एक दूसरे रिपीटेड ऑथर के द्वारा याद किया गया है। देखो ये कृष्णदेव राय पर ऑफ विजयनगर, इस पर बुक टेक्निकली कहो तो 2021 की बुक नहीं है, 2020 के लास्ट की बुक है। 2020 के लास्ट में बुक पब्लिश हुई थी, उस समय मैं इसको नहीं समीक्षा कर पाया था, तो मैं आपको 2021 में इस बुक की चर्चा करना चाहूंगा। जैसे देखिए ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, आई हैव टू डिस्कस विथ यू। देखिए एक बुक है, इसमें मैं स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने जा रहे हो इस डायमेंशन को ध्यान में रखो। हालांकि मैंने जो अपना टेस्ट सीरीज में एक मेडिवल हिस्ट्री में क्वेश्चन रख के भी पूछा था इसके ऊपर, इसमें बहुत ही अच्छी बात, एक बहुत ही अच्छा डायमेंशन इस पुस्तक ने खोला है। हालांकि जो श्रीनिवास रेड्डी हैं, बहुत पतली सी बुक उन्होंने लिखी है, कृष्णदेव राय के ऊपर ही लिखी है। जैसे जब आप कृष्णदेव राय की समीक्षा करते हो तो प्राय दो तरह की बातें कृष्णदेव राय के संदर्भ में आती है। तो वन थिंग इज दैट कृष्णदेव राय वाज बेसिकली ही वाज अ हिंदू रिवाइवलिस्ट। एक तरफ कुछ हिंदूवादी हैं, वो कृष्णदेव राय को और विजयनगर को एक हिंदू शासक के रूप में याद करते हैं। दूसरी तरफ से कुछ सेकुलर हिस्टोरियन से वो कहते हैं नहीं, बेसिकली कृष्णदेव राय इवन आफ्टर बीइंग, although he might have used the Hindu propagandist method in order to strengthen his political position, but he was going to, you can say, maintain parity between his Hindu and Muslim subjects. He allowed even the Muslim subjects to, you can say, roam in Vijayanagar freely, to, you can say, build the mosque. The Hindu merchants were given the priority. Even in army, a large number of Muslim archers were being inducted. तो मतलब इनका ये कहना है कि देखो भाई, आर्मी में भी हिंदू मुसलमान सैनिकों की भर्ती होती थी, मुस्लिम व्यापारियों को इतनी सारी सुविधाएं प्राप्त थीं, उनको मस्जिद बनाने तक की अनुमति थी, और हर मामले में विजयनगर एम्पायर ने एक सेकुलर पोस्चर को मेंटेन किया। भले ही उसने अपने प्रचार के लिए, अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हिंदू राष्ट्रवाद की बात कही। इस पुस्तक में हमें जो अच्छी बात लगी, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसको आप कृष्णदेव राय वाले में कहीं यूज भी कर सकते हैं, वैसे भी किसी क्वेश्चन में, इसने, मैं आपको बता देता हूं इसने क्या, कौन सी ऐसी रिमार्केबल बातें कही है कि कृष्णदेव राय इज रिमेंबर्ड टुडे एज वन ऑफ द इंडिया ग्रेटेस्ट किंग्स, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज सक्सेसेस ऑन द बैटलफील्ड और द डैजलिंग स्प्लेंडर ऑफ हिज एम्पायर,
but because he was India's first truly global leader, he was India's first truly global leader. He had to confront very modern problems such as building international alliances and negotiating overseas trade deals while grappling with the challenge of globalism and multiculturalism. The Deccan of his time was a cosmopolitan place where Hindus and Muslims, North Indians and South Indians, Persians and Portuguese all intermingled as they made their lives and fortunes. This cultural dynamism also inspires Krishndev Raya to look back at India's past and reflect on her histories and traditions. As a philosopher king who was also a celebrated poet in his own right, he presided over an Indian renaissance when ancient texts and traditions were reinvigorated and infused with a fresh and modern vitality. क्या बढ़िया बात इस ऑथर ने कही है। इसने कहा है कि देखिए, आप भूल जाइए, कृष्णदेव राय को पहले तो आप एक ऐसी किंग के रूप में याद करिए हु हैज वेलकम द मॉडर्न एज इन साउथ इंडिया। क्योंकि जिस समय कृष्णदेव राय रूलर था उस समय साउथ इंडिया में दो नई चीजें आ चुकी थी। एक था ग्लोबलिज्म, दूसरा मल्टीकल्चरलिज्म। क्यों? ट्रेड के लिए इंडिया दुनिया के सामने, वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने खुल चुका था। एक वाइडर ट्रेड नेटवर्क बन चुका था जिसको लीड पोर्चुगीज कर रहे थे। तो पहले तो कृष्णदेव राय को एक ग्लोबल फोर्स के साथ डील करना था। पोर्चुगीजों के साथ उसने गठबंधन बनाया, ट्रेड रूट को क्लियर किया और पोर्चुगीज एक सी पावर के सपोर्ट के बिना अब विजयनगर एम्पायर सी पावर के साथ को एंटागोनाइज करके नहीं जी सकता था। तो उसने पोर्चुगीजों के साथ अलायंस और काउंटर अलायंस किया। नंबर 1। नंबर 2 कि उस समय साउथ इंडिया एक ऐसी जगह थी, पेनिनसुलर इंडिया, साउथ इंडिया, जहां पर मल्टीकल्चरलिज्म था। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का कल्चर मर्ज कर रहा था। पर्सिया से लोगों का माइग्रेशन हो रहा था। तो बाहरी दुनिया, अंदर की दुनिया, शिया सुन्नी आप कह सकते हो, वो सभी के बीच इंटरमिंगलिंग हो रही थी। वो जो कल्चर मल्टीकल्चरलिज्म था उसके साथ भी कृष्णदेव राय ने डील किया और फिर उसने इंडियन कल्चर को भी फिर दोबारा उसने रीइन्विग्रेट करने की कोशिश की और उसमें इंडियन पास्ट एंड कल्चर को इस तरह से एक्सप्लेन और इंटरप्रेट करने की कोशिश की जो मल्टीकल्चरिज्म को अपने में पचा सके। तो उस रूलर को एक ग्लोबलिज्म और मल्टीकल्चरिज्म के प्रमोटर के रूप में आप याद करिए। आप केवल हिंदू किंग या सेकुलर किंग के रूप में याद ना करिए। तो यह अपने आप में बहुत एक इनोवेटिव पॉइंट, और मैं चाहूंगा कि कोई बच्ची अगर कृष्णदेव राय पर लिख रहा हो तो 1-2 बिंदु इन बातों पर अवश्य लिखे। अब कबीर, द लाइफ एंड वर्क ऑफ द अर्ली मॉडर्न पोएट फिलोसोफर कबीर। यह है पुरुषोत्तम अग्रवाल, यूपीएससी के आप जानते ही हो। पुरुषोत्तम अग्रवाल यूपीएससी के चेयरमैन भी रहे और यूपीएससी में एक मेंबर के रूप में उन्होंने बहुत समय तक काम किया है। इनको काफी एक्सपीरियंस है, जेएनयू का बैकग्राउंड रहा है और कबीर दास उनका फेवरेट एरिया ऑफ रिसर्च भी रहा है। बेसिकली वो तो हिंदी के ऑथर है, हिंदी में कबीर पर बहुत कुछ लिखा था। ये विशेष रूप से आपका नाम दिखेगा देवदत्त पटनायक। देवदत्त पटनायक के विशेष फरमाइश पर लिखा है। इन्होंने वो वाकया कहा है कि 2013 में जब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गए थे और कबीर पर उन्होंने एक लेक्चर हिंदी में दिया था। चूंकि हिंदी के ऑथर थे तो हिंदी में देना चाहिए। तो देवदत्त पटनायक ने इस पर कहा कि भाई आप कबीर पर इतना सारा आपका खोज है, आपका ज्ञान है जो दुनिया को मिलना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन जो इंग्लिश ऑडियंस है, हाउ इंग्लिश ऑडियंस इज गोइंग टू, you can say, assimilate the idea you have just propagated, you are just, you can say, you have worked so well for years, but you are not carrying your ideas to the English audience, so please carry the ideas to English audience as well. तो इंग्लिश ऑडियंस को ध्यान में रखे इन्होंने इंग्लिश में इस बुक को लिखा है। ये बुक काफी अच्छी है और इस बुक में मैं समझता हूं कि 2-3 चीजें कबीर दास के बारे में उन्होंने जो दिया है कि एक तो कबीर दास बेसिकली जो भारत में जितनी भी धार्मिक परंपरा है, कबीर दास किसी भी एक भी धार्मिक परंपरा को फॉलो करने वाले नहीं थे। देखिए कबीर दास ने जो भारत में प्रचलित 6 दर्शन था, 6 दर्शन था, उन 6 दर्शन को उन्होंने अलग हटाया। उन 6 दर्शन में किसी भी दार्शनिक के सुर को उन्होंने नहीं अपनाया। ना उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म से लिया और ना ही बुद्धिज्म और जैनिज्म से जुड़े। उनका रिलीजन ही अलग है। वो रिलीजन है भी या नहीं। कबीर का राम क्या है? दशरथ पुत्र राम तो निश्चय ही नहीं है। राम एक भाव है और कबीर ने राम को कैसे ट्रीट किया है, कैसे दोनों परंपराओं, ना वो हिंदू टेक्निकली हिंदू थे ना टेक्निकली मुसलमान थे। तो पहली बात तो यह है कि हम जब मॉडर्नाइजेशन की बात आती है
तो हम मॉडर्नाइजेशन के लिए पश्चिम की ओर जाते हैं। यहाँ पर इनका कहना है, अग्रवाल साहब का, यही कबीर एंड कबीर इनकी यही बुक है, इनका यह कहना है कि देखिए आप जो मॉडर्नाइजेशन है, ये मॉडर्नाइजेशन के लिए दुनिया में क्यों जाना? मॉडर्नाइजेशन तो हमारे मॉडर्न जो जिसको तुम प्री मॉडर्न एज कहते हो, तो कबीर दास के लिए एक टर्म का प्रयोग हुआ है प्री मॉडर्न। ये प्री मॉडर्न ऑथर है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का कुछ तत्व कबीर की रचना में। ये रिलीजियस है या सेकुलर है भी पता करना मुश्किल है, क्योंकि इनका राम कोई इंडिविजुअल गॉड नहीं है, टेम्पल कल्ट से इनका जुड़ाव नहीं है, ना किसी स्पेसिफिक जो एग्जिस्टिंग जो कोई सेक्ट है उनसे कबीरदास का जुड़ाव है। कबीरदास का रिलीजन है ह्यूमनिज्म, और यह ह्यूमनिज्म का कहीं ना कहीं संबंध, अब मान लो अदर वर्ल्डलीनेस की बात है, लेकिन यह एक मानव के दुख दर्द की बात करते हैं, और यह मानव के दुख दर्द की बात, और उसमें धर्म से परे हटके यह लाइफ के सेकुलर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने जो कबीरदास की जो रचना है उसमें जीवन जीने की पद्धति भी डिस्कस की गई है। तो मतलब यह है कि यह जितने प्रकार के आडंबर हैं, जितने प्रकार के धार्मिक आडंबर हैं, जितने प्रकार की विभाजनकारी शक्तियां हैं, चाहे वो रिलीजियस हो या सोशल हो, उन सबको यह दूर हटाते हैं, सब पर प्रहार करते हैं, जैसे प्री मॉडर्न कबीर भी हो जाते हैं। तो इस तरह से कबीरदास का कुछ नए डायमेंशंस खोले। एक दो बड़े अच्छे अनेक्डोट्स भी दिए गए। अनेक्डोट्स का मतलब है आख्यान, कि कैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें कबीर की माता भी थी, सिकंदर लोदी के सामने एक कबीरदास के बारे में एक लोदी शासक के सामने एक कंप्लेन गया था कि किस प्रकार से कबीरदास ने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों को डिसग्रेस करते हैं, किसी धर्म को नहीं मानते हैं, और किस प्रकार से लोगों में धर्म के मामले में भ्रम फैला रहे हैं। तो कबीरदास अपने युग से आगे थे, इसलिए उनके लिए प्री मॉडर्न शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये हिंदी लिटरेचर वालों के लिए भी उपयोगी है और हिस्ट्री वालों के लिए भी उपयोगी है, ये जो पुस्तक है और इसका जो डायमेंशन है। देखिए, ये मैंने जो मेडिवल में अभी प्रश्न पूछा है, तो मेडिवल के इस प्रश्न को मैंने हाल फिलहाल डिस्कस भी किया है इसमें, क्योंकि यह जो बुक जो ऑड्रे ट्रस्के का है, इससे पहले ऑड्रे ट्रस्के की एक और बुक भी आई थी। एक नहीं दो बुक मैंने इस पर पढ़ी है। एक तो औरंगजेब पर इन्होंने पुस्तक लिखी थी जो काफी विवाद में पड़ा था, और दूसरा बुक इन्होंने लिखा था कल्चरल इनकाउंटर पर। कल्चरल इनकाउंटर इन्होंने थोड़ा पहले लिखा था, मुझे लगता है 2015-16 में लिखा होगा। और फिर 2019 में फिर वैसे तो जो रिचर्ड एम एटन है उनका इस्लाम पर बहुत सारी पुस्तकें आती रही है, लेकिन उन्होंने रिचर्ड एम एटन की एक बुक आई थी 2019 में ही, उन्होंने भी एक स्पेसिफिक वर्क किया था, और वह था कि द फ्लॉरिशिंग और प्रोग्रेस ऑफ संस्कृत लिटरेचर अंडर मुगल्स। मुगलों के अंतर्गत कैसे संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहन मिला है। तो वह क्वेश्चन 2000 इस पर काम इनका भी था, इन्होंने भी 2015 में लिखा था कल्चरल इनकाउंटर। उनका विशेष रूप से यह भी है कि मुगलों ने संस्कृत को कैसे संरक्षण दिया। चलिए, 2019 में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका। अब एक मुद्दा है जिसको एक दो हिस्टोरियंस ने पहले भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि जब हम सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड पढ़ते हैं तो हम पर्शियन सोर्स की ही बात करते हैं, चाहे वो पर्शियन सोर्स में तवारीख हो जो दरबारी लेखकों ने लिखा है, या फिर मलफुजात हो जो सूफियों ने लिखा है। But why are you going to neglect the Sanskrit literature, which is available in such a you can say large abundance, and in such abundance you can say. So why are you going to neglect the Sanskrit literature? Because at that time when the Persian literature was being produced side by side, there was the you can say there was the production of Sanskrit literature on the massive scale in regional states. उस समय बहुत सारे ऐसे हिंदू राज्य थे जहां पर संस्कृत टेक्स्ट लिखे जा रहे थे। अब आप वहां पर अगर देखेंगे तो अब जैनक का हो, पृथ्वीराज विजय हो, या वहां से लेकर आप मदुरै विजयम, आप रीजनल रूलर्स में ही देखेंगे जो गंग देवी का है वह टेक्स्ट हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे टेक्स्ट है। जैन जो स्कॉलर्स हैं जो सल्तनत पीरियड में रहे हैं, मुगल पीरियड में भी रहे हैं, रीजनल कोर्ट में मराठा जो स्कॉलर्स रहे हैं उन्होंने भी संस्कृत में लिखा है। तो संस्कृत लिटरेचर इज अवेलेबल इन सच एन एबंडेंस, तो व्हाई वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट इट? क्योंकि संस्कृत पर्सपेक्टिव से देखने से हमको दो फायदे हो रहे हैं। एक तो एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ही मिल रहा है। अगर जो पर्शियन पर्सपेक्टिव है तो उसमें मोस्ट ऑफ द ऑथर्स तो मुस्लिम ऑथर्स हैं, कुछ हिंदू ऑथर्स भी हैं, तो कोर्ट ऑथर्स रहे हैं, जैसे भीमसेन बुरहानपुरी है,
सुजान राय खत्री है। तो दे आर द पर्शियन, दे आर द बेसिकली यू कैन से दे आर ब्राह्मण्स, दे आर द सॉरी नॉट ब्राह्मण्स, खत्री और भीमसेन बुरहानपुरी हैं। ये सब ऑथर्स हैं, ये सब कास्ट बैकग्राउंड से हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं पर्शियन को अपनाया है, पर्शियन को अपना लैंग्वेज बनाया है, परंतु उनका पर्सपेक्टिव तो वही पर्सपेक्टिव जो मुगल दरबार का पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर आप संस्कृत के स्कॉलर्स जो रीजनल कोर्ट्स में हैं, या फिर संस्कृत के सेंट्स हैं, विद्वान हैं, जैना सेंट्स हैं या ब्राह्मणिक सेंट्स हैं, तो उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ोगे तो आपको एक वैकल्पिक दृष्टिकोण मिलेगा सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड और रीजनल स्टेट्स पर। तो उसको हमें अपने संज्ञान में लेना चाहिए। एंड एज ए सोर्स मटेरियल वी हैव टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ संस्कृत लिटरेचर व्हिच हैज सो फार रिमेन टू बी नेग्लेक्टेड। यही मेन इसका थीम है। और इसमें एक एरिया ऑफ, हमने अपने टेस्ट सीरीज में इसमें से एक क्वेश्चन डाल दिया है कि या तो आप मुगल सोर्स पर वैसे भी लिख रहे हो तो संस्कृत लिटरेचर पर 2-3 पंक्तियां लिख डालो, या आपको संस्कृत लिटरेचर ही अगर बैकग्राउंड बनाकर पूछते हैं तो वहां भी आप उसके लिए तैयार रहिए। ये मेरे विचार से यह भी थीम इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष पूछे, अगले वर्ष पूछे, जब भी पूछे, यूपीएससी में पूछे, स्टेट में पूछे, कभी ये डिजर्व करता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए। देखो, द फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन ये एक बड़ा इनोवेटिव चीज है। मैं आपको बताना चाहता, यह जो आपकी द फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन जो बुक है, हाउ टेक्सटाइल्स मेड द वर्ल्ड, ये बता रहा है कि दुनिया में जो इतने क्रांतिकारी परिवर्तन हुए उसमें सूती वस्त्र का बहुत बड़ा योगदान है, कॉटन का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें इसके जो ऑथर हैं वर्जीनिया पोस्ट्रेल, तो वर्जीनिया पोस्ट्रेल जो ऑथर हैं इस बुक का, उन्होंने कॉटन गुड्स की इंपॉर्टेंस पर बहुत ज्यादा बल दिया है। इन्होंने क्या लिखा है कि द स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी इज द स्टोरी ऑफ टेक्सटाइल्स, मतलब मानव की पूरी कहानी ही टेक्सटाइल्स की कहानी है। एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन इटसेल्फ, यह इतना ही पुराना है जितना सभ्यता स्वयं। Since the first thread was spun, the need for textiles has driven technology, business, politics and culture. इनका कहना है कि जब टेक्सटाइल का प्रोडक्शन शुरू हुआ तो टेक्सटाइल के प्रोडक्शन को करने में आपने तकनीकी का विकास किया। दुनिया में तकनीकी का विकास हुआ स्पिनिंग के साथ। दुनिया में अंक गणित का विकास हुआ, क्योंकि आप स्पिनिंग कर रहे थे तो उसकी गणना कर रहे थे कितने धागे, कितनी धारियां। इस कारण से केमिस्ट्री का विकास हुआ, क्योंकि आपने रंगाई उसकी शुरू की, डाइंग। तो ये सब सभी का, उसके बाद क्योंकि कहीं से कपास आप ले रहे हो और कहीं कपड़े भेज रहे हो, इस कारण से इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क का विकास हुआ। इन्होंने, आपको उसमें कुछ करना नहीं है। जैसे आप मान लीजिए आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पर ही लिख रहे हैं, उसके ओरिजिन पर, तो आप अगर पूरे भारतीय इतिहास में देखेंगे तो सबसे पहले आपको कपास का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है भारतीय उपमहाद्वीप में। तो और कहीं ना कहीं वो अर्ली हड़प्पन साइट है मेहरगढ़, कपास की खेती भी वहां से मिलती है। और फिर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कॉटन प्रोडक्शन है, कॉटन का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी हड़प्पन थे, क्योंकि आपको मिला है मेसोपोटामिया से भी ऐसे कॉटन का साक्ष्य मिला है जिस पर हड़प्पाई मोहर लगी हुई है। तो आप हड़प्पा सभ्यता में लिख रहे हो तो आप उसको उद्भव में बहुत सारे कारण दे सकते हो। तो उसमें एक शब्द दिखा सकते हो कि वर्जीनिया पोस्टेल ने अपने हाल में लिखी हुई पुस्तक में दिखाया कि द फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन में उन्होंने द फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन में दिखाने का प्रयत्न किया है कि दुनिया में होने वाले आर्थिक सामाजिक विकास में कहीं ना कहीं कपास के उत्पादन की भी, या कहीं ना कहीं वस्त्र उद्योग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इससे थोड़ा सा संकेत यह मिल सकता है कि हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अर्बनाइजेशन के उद्भव में कॉटन भी तो कहीं भूमिका उसने नहीं निभाई है। देखिए इसने क्या कहा है, इसने लिखा है कि इन द फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन वर्जीनिया पोस्टेल सिंथेसाइजेज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च फ्रॉम आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस टू रिवील अ सरप्राइजिंग हिस्ट्री। द टेक्सटाइल बिजनेस फंडेड द इटालियन रेनेशन, मतलब टेक्सटाइल बिजनेस के कारण यूरोपीय पुनर्जागरण का फंडिंग हुआ। एंड द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य को भी टेक्सटाइल बिजनेस से कितना फायदा हो रहा था। मुगल के काल में जो इतनी सारी चांदी आ रही थी, देखते हो यूरोपीय कंपनियां यहाँ चांदी उड़ेल के जाती थी, किसके लिए जाती थी? टेक्सटाइल बिजनेस के लिए जाती थी। तो इस प्रकार से आप, मतलब इसने कहा है कि इतिहास में हमेशा जो सूती वस्त्र है उसने अहम भूमिका निभाई है सभ्यता के आरंभ से। तो यही इस पुस्तक की थीम है।
अगर हमारे पास है तो हमारे तुनीर में हर तरह के तीर होने चाहिए, हम अपनी सुविधा से कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन हाँ, कोई क्वेश्चन का उत्तर लिखने में हम उसका यूज कर सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। द लाइट ऑफ एशिया, यह पुस्तक की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसमें कोई ऐसा नहीं, इसके ऑथर भी एक पॉलिटिकल लीडर ही है, इनका नाम है जयराम रमेश। आप जानते हो कि द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। देखो इस पुस्तक में क्या है कि ये पुस्तक बेसिकली ये एक तरह से एक द लाइट ऑफ एशिया करके ये बुक इन्होंने लिखा नहीं है, इस बुक को फिर याद किया है। द लाइट ऑफ एशिया इस पुस्तक में इन्होंने तथाकथित इस पुस्तक को इन्होंने याद किया। इन्होंने कहा है द लाइट ऑफ एशिया इज एन एपिक पोएम बाय सर एडविन अर्नोल्ड। एक ब्रिटिश था जो पूना में बहुत समय तक रहा था और बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, और दुनिया में जैसे मॉडर्न एज में आप कह सकते हो 19th सेंचुरी में एक बार फिर वर्ल्ड वाइड बुद्धिज्म के महत्व को रिवील करने में इस एडविन अर्नोल्ड की बहुत बड़ी भूमिका है। उसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी और उसके माध्यम से उसने दुनिया भर में एक बार फिर बुद्धिज्म के बौद्ध पंथ के महत्व को फैलाया। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज अगर बुद्धिज्म के इतने इंपॉर्टेंस को समझ सके, जो बाहर के यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे, वे एडविन अर्नोल्ड की द लाइट ऑफ एशिया कृति के माध्यम से समझ सके। वैसे व्यक्तित्व में आप कुछ नाम कहेंगे तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया है, वह है कि द पोएम कैप्टिवेटेड एन इंडियन मॉन्क हु रिमेन्स एन आइकॉनिक पर्सनालिटी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो आइकॉनिक पर्सनालिटी हैं, वह लाइट ऑफ एशिया से बहुत प्रभावित हुए थे और बुद्धिज्म को अच्छे से समझ पाए थे। Around the same time, it deeply moved a young man in Colombo who has become famous in history as अंग्रिका धर्मपाल। एक मॉन्क था कोलंबो का, वो भी बहुत इम्प्रेस्ड हुआ लाइट ऑफ एशिया। उसकी एक पोएम थी, ये एक एपिकल पोएम है, बहुत बड़ा पोएम थी इसकी, जिसने बुद्धा के सम्मान में और बुद्धिज्म के सम्मान में लिखा था। तो अंग्रिका धर्मपाल को इट ऑल्सो कॉट द अटेंशन ऑफ एन एस्पायरिंग इंडियन लॉयर इन लंडन इन 1889। ये कुछ दूसरे ने कोई नहीं, महात्मा गांधी थे जो लाइट ऑफ एशिया से प्रभावित हुए थे। A few years later, it impacted a teenager in Allahabad who would in 1947 become the first Prime Minister of India, जवाहरलाल नेहरू। उसको बड़ी प्रभाव छोड़ा था। और 2 copies of the book adorned the bookshelves of B.R. Ambedkar, the prime architect of Indian Constitution। मतलब इसकी 2 प्रतियां B.R. अम्बेडकर की लाइब्रेरी की शोभा भी बढ़ा रही थी। तो हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम कहना चाहेंगे कि चूंकि द लाइट ऑफ एशिया का प्रकाशन हुआ है तो हो सकता है कि बुद्धिज्म पर आपका क्वेश्चन बन जाए और बुद्धिज्म के समकालीन महत्व पर क्वेश्चन बन जाए, या बुद्धिज्म के आधुनिक महत्व पर क्वेश्चन बने। नहीं भी बने तो अगर आप बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंस पर कहीं लिख रहे हो तो एक पंक्ति में आप दे सकते हो कि एडविन अर्नोल्ड ने 19वीं सदी में, एक ब्रिटिश लेखक एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक कृति से बुद्धिज्म के महत्व को फिर एक बार दुनिया में फैलाया। उससे परीक्षक तक ये पहुंच जाएगा कि भाई लाइट ऑफ एशिया करके अगर बुक 2021 में काफी हाईलाइटेड रही है तो यह जो अभ्यर्थी है उसका आंख और कान खुला हुआ है और वह इस दुनिया में इस परिवर्तन के चक्र को समझ रहा है, और फिर वह एक बहुत ही कॉन्शियस सिटीजन है, एक कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल है, और इंटेलेक्चुअल सर्कल में जो एक्टिविटीज होती है उस पर इसकी थोड़ी नज़र होती है, तो इसका फायदा थोड़ा मार्क्स गिविंग में जरूर मिलता है। इससे थोड़े से अंक बढ़ने की संभावना जरूर रहती है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने कई और बच्चों से बातचीत के क्रम में किया है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर इस तरह के लेटेस्ट चीज़ों का छौका लग जाता है तो आंसर की क्वालिटी बढ़ जाती है। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बस हर वर्ष इसी तरह कुछ लेक्चर नए पुस्तकों का दे दिया करूंगा जो आपको थोड़ा सा लेटेस्ट चीज़ों का ज्ञान करा दे। यह पार्ट 1 है, इसमें मैंने सिर्फ आपके हिस्ट्री के पुस्तकों को ही लिया है, लेकिन अब पार्ट 2 में आऊँगा, अभी नहीं, 1st वीक ऑफ जनवरी में। यह मैंने इस जल्दबाजी में लाया ताकि जो बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं और जनरल स्टडीज़ में भी उसका यूज कर सकते हैं, जो हिस्ट्री GS जिनका है वह अगर चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं और अपनी कॉपी में थोड़ी बहुत गुणवत्ता सुधार करने का प्रयास और भी कर सकते हैं। इससे अगर उनको थोड़ा फायदा होगा तो हमारी ये मेहनत सफल हो जाएगी। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन लेक्चर। थैंक यू।